प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 9वीं के विज्ञान में कोशिका के बारे में जानेंगे। सभी सजीव विषाणुओं को छोड़कर के सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कोशिकाओं को हम कोशिकाएं कहते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर जीव के सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। चूंकि कोशिकाएं सभी सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं, सभी सजीवों के शरीर के संरचना को बनाती हैं, इस नाते हम कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इस प्रकार से कोशिका सजीवों के संरचनात्मक इकाई होती है और इस कोशिका के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसलिए यह कोशिका सजीवों की कार्यात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्रियात्मक इकाई होती है। अरस्तु के समय से ही दार्शनिकों का ये मानना था कि सजीव छोटे छोटे संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बोतल की कार्क की पतली काट को लेकर के उसकी पतली सेक्शन को लिया और उसका अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया तो उन्होंने ये देखा कि कार्क के सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठ या छोटे छोटे कोठरी जैसी संरचनाएं दिखती हैं। रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कमरों को, छोटे छोटे कोठरियों को या कोष्ठकों को कोशिका या सेल कहा। कोशिका या सेल लैटिन शब्द सेलुला से आया हुआ है। कोशिका सेल शब्द सेलुला शब्द से आया हुआ है और सेलुला लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कोठरी, ए स्मॉल कंपार्टमेंट। चूंकि पादप कोशिकाएं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर छोटी छोटी कोठरियों के समान ही दिखाई देती हैं, इसलिए इन छोटे छोटे कोष्ठों या कोठरियों का नाम रॉबर्ट हुक ने कोशिका रखा। इसके आगे 1670 में एंटोनी वान ल्यूवेनहाक एक वैज्ञानिक थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाबी जीव जंतु को देखा। इन्होंने एक कोशिकीय जंतुओं को, पादपों को, जीवाणुओं को देखा। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। चूंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो संरचनाएं देखी थी वो वास्तव में जीवित कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी और कोशिका के अंदर से सारा का सारा जीव द्रव्य सूख गया था
और केवल कोशिका भित्ति बचा था। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी थी वह केवल और केवल कोशिका भित्ति थी। रॉबर्ट हुक जीवित कोशिका को नहीं देखे थे। रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति को देख करके उसका नाम कोशिका दे दिया और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखी। तो एंटोनी वान लीवनहाक सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। सन 1671 में मार्सेलो मेलपिगी, वैज्ञानिक थे मार्सेलो मेलपिगी, उन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। मार्सेलो इसके बाद सन 1710 में सन 1710 में विल्सन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। 1838 में मैथियस स्लीडन एक वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले। तो इन्होंने पादप कोशिकाओं के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने यह बताया कि पादपों का शरीर छोटे छोटे रचनाओं से, छोटे छोटे खंडों से या छोटे छोटे कोष्ठों से मिलकर बना होता है, अर्थात पादपों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। पादप कोशिकाओं के लिए कोशिका सिद्धांत। एक वर्षों के पश्चात सन 1839 में थियोडर स्वान एक जंतु विज्ञानी थे। उन्होंने भी यही बात जंतुओं के संदर्भ में कही, अर्थात इन्होंने जंतु कोशिकाओं के लिए कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद दिया। 1932 में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, नाल एवं रुस्का। दो लोगों ने मिलकर के
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आ जाने से कोशिका के छोटे छोटे अवयवों, कोशिकांगों के जटिल संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो सन 1932 में नाल एवं रुस्का, नाल एवं रुस्का या रस्का दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया। और 1940 से आगे 1940 से आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ जाने के कारण कोशिका में जो छोटे छोटे या बड़े बड़े अणु होते हैं उनका और कोशिकांगों के जटिल संरचनाओं का अध्ययन शुरू हो गया। कोशिकांगों की संरचना का अध्ययन जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अंग होते हैं, जैसे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, स्वाद का अनुभव लेने के लिए जीभ होता है, भोजन को चबाने के लिए दांत होता है, देखने के लिए आंख होता है, उसी प्रकार कोशिकाओं में कार्यों को करने के लिए छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें ही हम कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अंगक या सेल ऑर्गेनल कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी कोशिकांग हैं। केंद्रक की जटिलता के अनुसार दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोशिका दो तरह की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें जो है प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियन से कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अर्थात इस प्रकार की कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वह आद्य किस्म का पाया जाता है, आद्य केंद्रक या पूर्वी केंद्रक पाया जाता है, जो अविकसित प्रकार का होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में इसमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात वास्तविक केंद्रक इसमें पाया जाता है, पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है इसमें। अब चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले यही बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह पूर्ण विकसित
नहीं होता है। इस प्रकार से जो केंद्रकीय पदार्थ होता है, जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव में यूं ही बिखरा पड़ा होता है। इस आनुवंशिक पदार्थ या केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण नहीं मिलता है। इस प्रकार के केंद्रक पदार्थ को या आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग न्यूक्लियार्ड या न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। साथ ही यह जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या गुणसूत्र, इस गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। खास करके जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र में क्षारीय प्रोटीन, इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में एक क्षारीय प्रोटीन या बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन। वो हिस्टोन प्रोटीन इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। यूं तो इस गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह केवल डीएनए की एक अणु के द्वारा बना होता है। साथ ही साथ इसके साथ ही राइबोसोम कोशिका में पड़े होते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इसके साथ इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पूर्ण विकसित कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के कोशिकाओं के उदाहरण नीले हरे शैवाल और जीवाणु हैं। नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, और जीवाणु हैं बैक्टीरिया। जीवाणु। अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका जटिल संरचनाओं वाली कोशिका होती है। इस प्रकार के कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या केंद्रकीय पदार्थ होता है, वह चारों तरफ से दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। इस दोहरी झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक आवरण कहते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के होता है, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के इस प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बद्ध होता है, जुड़ा होता है। इसकी अतिरिक्त जो जटिल कोशिकांग होते हैं, पूर्ण विकसित कोशिकांग, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सभी जटिल कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं। तो पहला है
पहला इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह एमिनो अम्लों से बनी होती है। एमिनो अम्लों से निर्मित होती है। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वह एमिनो अम्लों से निर्मित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केवल और केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो यह जो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है वह सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति मिलता है वह निर्जीव होता है और सेलुलोज से निर्मित होता है। सेलुलोज से निर्मित। दूसरा केंद्रक, न्यूक्लियस। तो इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें देखा जाए तो पूर्ण विकसित और सुसंगठित केंद्रक मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरा विकसित और सुव्यवस्थित सुसंगठित केंद्रक मिलता है। पूर्ण विकसित सुसंगठित केंद्रक मिलता है। तीसरा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक आवरण। तो केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं मिलता है, इसमें मिलता है। झिल्ली इसमें अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित। इसमें उपस्थित होता है केंद्रिका। केंद्रिका, तो केंद्रिका भी इसमें अनुपस्थित होता है। और इसमें उपस्थित होता है। अगर बात करें हम डीएनए की या आनुवंशिक पदार्थ की, तो डीएनए कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। कोशिका द्रव्य में स्थित रहता है। इसमें हम बात करें डीएनए की तो वह केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें गुणसूत्र केवल डीएनए के एक अणु के द्वारा बना होता है और इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम तो केवल डीएनए के एक अणु के द्वारा बना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। इसमें डीएनए प्लस
हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। इसमें गुणसूत्र केवल डीएनए के एक अणु के द्वारा बना होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर गुणसूत्र को देखें तो डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करें तो दोनों ही कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के द्वारा कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की मशीन या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के मिलते हैं और इन कोशिकाओं में 80 या 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में अगर बात किया जाए जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूर्ण विकसित केंद्रक, रसधानी, ये सब नहीं पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं ऐसे कोशिकाएं जो झिल्लियों वाले हैं, झिल्लियों से घिरे हैं, झिल्लियों से युक्त, झिल्ली युक्त कोशिकाएं इसमें नहीं मिलता है, उसमें मिलता है। अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। रसधानी की बात करें, रसधानी या बैकहोल, तो रसधानी, रसधानी इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। इसी प्रकार यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो रसधानी मिलती है, जंतु कोशिकाओं के बारे में बात करें तो उनमें बहुत कम संख्या में और बहुत छोटी छोटी रसधानी या बैकहोल मिलती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में एक या दो बहुत ही बड़ी रसधानी या बैकहोल या रिक्तिका पाई जाती है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं केवल पादप कोशिकाओं में रसधानी मिलती है। पादप कोशिकाओं में केवल पादप कोशिकाओं में ये मिलता है। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का लवक है। यह इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें भी केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके वजह से पादप कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं। उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरण नीले हरे शैवाल, और जीवाणु। इनके उदाहरणों की बात करें तो जो जंतु हैं, जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, कवक कोशिकाएं और प्रोटिस्टा की कोशिकाएं इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो जंतु, पादप,
कवक और प्रोटिस्ट की कोशिकाएं अब चलिए हम देखते हैं कि कोशिकाओं के अंतर जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। किसी भी जीव के अंदर चाहे जो कुछ भी क्रियाएं हो, वह सूक्ष्म स्तर पर उस जीव के शरीर में उपस्थित प्रत्येक कोशिकाओं में होती है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं तो यह दौड़ पाना तभी संभव है जब हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं इसके लिए कार्य करें। काम कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, जीव शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर विशेष कार्यों को करने के लिए कोशिकांग होते हैं। कोशिकाओं में पदार्थ निरंतर टूटते और बनते रहते हैं। जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। तो इन जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय या तालमेल बिठाने के लिए कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक पादप कोशिका की, तो इसके अंदर हरित लवक होता है। इस हरित लवक को जब सौर ऊर्जा मिलता है, सूर्य है ये, और जब इससे सौर ऊर्जा जाता है हरित लवक में, तो ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा